तो हो सकता है कि किसी प्लैनेट का सैटेलाइट हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है। रोटेशन डायरेक्शन, ये भी कोई जरूरी नहीं किसी डायरेक्शन में रोटेशन करता हो। तो मतलब ये आकाशीय पिंड है, गैस एवं ठोस के कण हैं, ये परिक्रमा करते हैं, घूर्णन करते हैं, परिक्रमा किसी स्टार का करते हैं, और ये लाइव सैटेलाइट रोटेशन डायरेक्शन नो कंपल्सरी पर्टिकुलर वेज। अब क्या क्या नीड है इनकी, क्या क्या चीजें कंपल्सरी हैं टू बी ए प्लैनेट, टू बी ए प्लैनेट, यानी किसी भी प्लैनेट के होने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं जो प्लैनेट होने के लिए जरूरी है। पहला क्या है, पहली चीज है इसमें, पहला क्या होना चाहिए, प्लैनेट के लिए दो मोशन करना जरूरी है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, टू मोशंस यानी रोटेशन एंड रेवोल्यूशन एंड रोटेशन, दो डायरेक्शन करना जरूरी है। एंड फिक्स ऑर्बिट, दूसरा पॉइंट क्या है, फिक्स ऑर्बिट। फिक्स ऑर्बिट का मतलब है कि जो उनका ऑर्बिट है ना, तो इनका ऑर्बिट का मतलब होता है, ऑर्बिट समझते हैं जैसे मान लीजिए ये कोई सूर्य है, ये ऑर्बिट है, ये जिस रास्ते से ये पाथ, ऑर्बिट का मतलब है फिक्स ऑर्बिट होना चाहिए, फिक्स ऑर्बिट हो, फिक्स टाइम रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, जो फिक्स होना चाहिए टाइम, किसका, फिक्स टाइम ऑफ मोशंस, यहीं पे लिख देते हैं मोशंस, यानी जो वो गति करते हैं उनका टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो कभी एक रोटेशन कर गए वो 24 घंटे में, कभी किया 30 घंटे में, कभी किया 10 घंटे में, कभी किया 1 महीने में, इस तरह से नहीं। तो फिक्स टाइम ऑफ मोशंस, उनकी जो भी मोशंस है वो टाइम फिक्स होना चाहिए। कभी स्पीड स्लो हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी तेज चल रहा है, कभी स्लो चल रहा है, ऐसा नहीं, उनका फिक्स होना चाहिए। ठीक है, और ये हाँ, ये तीन क्राइटेरिया हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये तीन क्राइटेरिया। अब जो प्लूटो था उसको बाहर किया गया, प्लूटो 2004 में, पहले 9 प्लैनेट थे, अब रह गए 8। तो रीजन क्या था, जो प्लूटो था उसका फिक्स ऑर्बिट नहीं था। फिक्स ऑर्बिट मतलब उसका जो घूमने का जो रास्ता था वो फिक्स नहीं था, कभी कहीं घुस जा रहा था, कभी कहीं घुस जा रहा था। तो मेरी बात समझ रहे हैं कि क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नहीं है। तो ये चीजें जरूरी हैं, ये नहीं जरूरी है, ये जरूरी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अल्ताफ, अर्चना, गुड्डू, सचिन बताए, स्वप्निल क्वेश्चन ये प्रॉब्लम सर। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए, मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया। अच्छा देखिए, हमने अभी सिर्फ बताया है कि प्लैनेट है क्या, ग्रह क्या है। तो ग्रह सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब आकाशीय पिंड है। वो गैस अवस्था में हो सकते हैं, ठोस में हो सकते हैं। दो वो गतियां करते हैं, दो टाइप की, रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण, और रोटेशन यानी घूर्णन। परिक्रमण का मतलब है वो किसी तारे की चारों ओर घूमते हैं, और रोटेशन का मतलब है वो अपने अक्ष पर घूमते हैं। जैसे ये है, ये कोई चीज है, इस तरह से घुमा देते हैं, तो होता है अपने एक्सिस पर रोटेशन करना। अब कोई भी प्लैनेट जो है किसका रेवोल्यूशन करेगा, स्टार का, तारे का, हमेशा। और नो कंपल्सरी, क्या जरूरी नहीं है तारे के लिए, मतलब प्लैनेट के लिए लाइफ जरूरी नहीं है, ये क्राइटेरिया में नहीं आता। सैटेलाइट हो या ना हो ये भी जरूरी नहीं है। रोटेशन डायरेक्शन, तो चाहे वेस्ट टू ईस्ट हो या ईस्ट टू वेस्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो होगा उससे कोई मतलब नहीं है। इन चीजें ये कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी क्या क्या है, कंपल्सरी ये है टू बी ए प्लैनेट, एक ग्रह होने के लिए क्या क्या चाहिए, टू मोशंस, दो गतियां करता हो, कौन कौन सी, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। उसके बाद फिक्स ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा, उसका जो जैसे ये रास्ता है ये फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कभी इधर घूमते घूमते इधर चला गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर कहीं चला गया, ऐसा नहीं है।
उसका ऑर्बिट है वो फिक्स हो। दूसरी बात, उसका जो टाइम ऑफ मोशंस, जैसे पृथ्वी है 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, रेवोल्यूशन करती है, और 24 घंटे में रोटेशन करती है। ऐसा नहीं है कि कभी 24 घंटे में घूम गए, कभी 30 घंटे में, कभी 10 घंटे में रोटेट कर लिया, कभी 365 दिन में घूमे तो कभी 400 दिन में, ऐसा नहीं। ठीक है, उनका टाइम पीरियड एक फिक्स हो। तो ये है ग्रह होने के मतलब क्राइटेरिया, और ये जरूरी नहीं है। ठीक है अर्चना जी, क्लियर है आपका? अब जी सर। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा प्रीलिम्स में कि क्या जरूरी नहीं है या क्या है, और मेंस में बनेगा या इंटरव्यू में कि प्लेटो को क्यों बाहर किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि उसका ऑर्बिट फिक्स नहीं था, वो कभी नेपच्यून की में जा रहा था, कभी इधर उधर जा रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेम चीज है यहाँ पर सैटेलाइट की, है ना। सैटेलाइट, सैटेलाइट उपग्रह है ना, उपग्रह सेम चीज है। क्या क्या? पहला पॉइंट, ये सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, हो गया। चलिए, मोबाइल से कनेक्ट किया है, चलता रहेगा तो ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कोई नहीं, वैसे मौसम तो ठीक ही है। तो अब समझिए कि सैटेलाइट और प्लैनेट में क्वेश्चन जब भी बनेगा कि कौन सी क्राइटेरिया नहीं है या फिर है, तो सैटेलाइट भी यानी उपग्रह भी एक आकाशीय पिंड होते हैं। ये गैस में भी हो सकते हैं, सॉलिड में भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये भी जो मोशंस हैं वो दो प्रकार के मोशंस करते हैं। मोशंस का मतलब है गतियां, ये दो प्रकार की गतियां करती हैं। ये रोटेशन यानी रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण, ये जो परिक्रमण करती हैं वो किसकी करती हैं? किसी प्लैनेट की, ठीक है, किसी ग्रह की। और दूसरा है रोटेशन, रोटेशन। तो ये ध्यान रखना है कि जो सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, वो भी दो गति करते हैं, परिक्रमण और रोटेशन, यानी इसको बोलते हैं घूर्णन। ठीक है, घूर्णन। तो ये ध्यान रखना है। ये किसका परिक्रमण करते हैं, किसका रेवोल्यूशन करते हैं? किसी प्लेनेट का, यानी प्लेनेट रोटेशन किसका करते हैं? स्टार का। और सैटेलाइट किसका करते हैं रेवोल्यूशन? प्लेनेट रेवोल्यूशन करते हैं स्टार का, और सैटेलाइट करते हैं प्लेनेट का। इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये चंद्रमा है, और ये पृथ्वी है, सॉरी ये जो है सन है ना, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। जो पृथ्वी है वो इसका चारों तरफ घूमती है, इसके घूमती है चारों तरफ, और चंद्रमा जो है वो इसके चारों तरफ घूमता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज ध्यान रखना है ना। और उसके बाद नो लाइफ एविडेंस, अभी तक कोई भी किसी भी लाइफ के, यानी कहीं भी किसी भी प्लेनेट पर अभी लाइफ नहीं है, किसी भी सैटेलाइट पर अभी लाइफ नहीं है, किसी पर भी। ठीक है, तो कोई कहीं भी लाइफ नहीं है। बाकी सेम चीजें हैं, ध्यान रखना है कि ऐसा बॉडी जो दो मोशन करता है और किसी प्लैनेट के चारों ओर घूमता है और वो रोटेट भी करता है, ऐसी बॉडी को हम सैटेलाइट कहते हैं। बात समझ गए? ऐसा आकाशीय पिंड, ऐसा आकाशीय पिंड जो किसी प्लैनेट के चारों ओर घूमता है और और अपनी जगह पर रोटेट भी करता है, उस बॉडी को हम प्लैनेट कहते हैं। वो बॉडी गैस में भी हो सकती है, सॉलिड में भी हो सकती है। वो बॉडी गैस में भी, अभी तक किसी भी सैटेलाइट पर लाइफ का एविडेंस नहीं मिला है, कभी भी, कहीं भी। नो कंपल्सरी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये जरूरी नहीं है
कि कोई सैटेलाइट पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमे, वो ईस्ट टू वेस्ट भी घूम सकता है और वेस्ट टू ईस्ट भी घूम सकता है। कोई जरूरी नहीं है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमे। ये जरूरी है कि हर सैटेलाइट का अपना एक प्लैनेट होगा, हर सैटेलाइट का। ना ही फिक्स एटमॉस्फेयर है, ना ही फिक्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन है। वो कैसे घूमेगा, ईस्ट टू वेस्ट घूमेगा या वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा, कोई फिक्स नहीं है। कौन सी गैस होगी कौन सी नहीं होगी ये भी फिक्स नहीं है, ये क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं कि सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट। तो ध्यान रखें, दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, यानी नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी मैन मेड सैटेलाइट, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी मैन मेड सैटेलाइट कौन सा है? भारत का आर्यभट्ट। भारत का पहला सैटेलाइट जो ह्यूमन मेड है दैट इज आर्यभट्ट। तो लिख सकते हैं आर्यभट्ट। बहुत सारे नाम हैं, कुछ बता दीजिए। एक तो हमने बताया आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट। और दूसरा है एप्पल। ये भारत का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, पहला भारत का संचार उपग्रह था। उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट हैं, जैसे एडुसैट है ना, एडुसैट है, और एक था मंगलयान था, है ना, मंगलयान, और बहुत सारे हैं। तो इस तरह से ये सैटेलाइट है। तो भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल, और एजुसैट, बहुत सारे सैटेलाइट अभी भी छोड़े जाते हैं, तो है ना। तो ये था आपका सैटेलाइट, ओके। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आवाज सबकी बता दीजिए। स्वप्निल, सचिन, अल्ताफ, गुड्डू? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ओके। यस सर, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स, अब देखो एस्टेरॉइड से क्वेश्चन क्या बनेगा। अभी तक जो क्वेश्चन क्या बना एस्टेरॉइड, हालांकि हम लोग एनसीईआरटी में बात की, एनसीईआरटी उतना खुल के बात नहीं की थी हमने, ठीक है। एस्टेरॉइड्स अभी तक जो क्वेश्चन बना है कि एस्टेरॉइड्स क्या क्या है। पहली बात तो ये है क्या, तो एस्टेरॉइड्स इज ए गैसियस एंड सेलेस्टियल बॉडी, गैसियस एंड सॉलिड सेलेस्टियल बॉडी, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज। ये ठोस और गैस के बने हुए आकाशीय पिंड हैं। ये कहां कहां पर पाए जाते हैं? ये मार्स एंड जुपिटर, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ठीक है, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। कैसे? एज ए बेल्ट के फॉर्म में, ठीक है, एक पट्टी के रूप में पाए जाते हैं, ये पट्टी के रूप में पाए जाते हैं, है ना। दे हैव ओनली वन मोशन, ये केवल एक मोशन करते हैं, है ना, केवल ये एक मोशन करते हैं। वो भी कौन सा? रिवोल्यूशन, यानी परिक्रमण। वो केवल परिक्रमण करते हैं, और परिक्रमण किसका करते हैं? द सन, सूर्य का। वो सूर्य का परिक्रमा करते हैं, ये बात ध्यान रखना। कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, और ठीक है, ये सूर्य है, यहाँ पर बुध मरकरी है, तो ये हाँ इतने हैं। जैसे ये क्या है, ये मर्क्यूरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, ये
सैटर्न है, ये यूरेनस है और ये नेपच्यून है। ये हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्लेटो था वो नहीं है। अब क्या है, दे एग्जिस्ट, है ना, यानी एस्टेरॉइड एग्जिस्ट इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एज ए बेल्ट, और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। तो मार्स की नहीं करते, सूर्य करते हैं, ठीक है, और एक मोशन करते हैं। और इनका यूज क्या है वो हम एक बार बता देते हैं। इनका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस देखो क्या क्या हो सकता है, या इनका जो है ये क्या इनका फीचर है। तो देखो पहली बात तो है कि ये सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम के इंफॉर्मेशन के स्रोत है। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, अगर हमें पता चल जाए ये मार्स से आया है, तो सबसे पहले हम इसको लैब में ले जाएंगे, और लैब में ले जाके इसको हम रिसर्च करेंगे कि ये किन किन चीजों से बना है। तो पहला इसका इंपॉर्टेंस है इंफॉर्मेशन सोर्स अबाउट सोलर सिस्टम या अबाउट यूनिवर्स, ठीक है। तो लिख लीजिए सौर मंडल की जानकारी के स्रोत हैं ये, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के इंफॉर्मेशन के ये स्रोत हैं। उसके बाद दैट मे बी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के भी सोर्स हो सकते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे मान लीजिए यूरेनियम है, थोरियम है, ऐसा कुछ मिल जाए तो एनर्जी के भी सोर्स हो सकते हैं। दे मे बी कॉज ऑफ लैंडस्लाइड, सुनामी एंड बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन। जैसे मान लीजिए अगर ये बहुत बड़ा कोई एस्टेरॉइड्स है, अगर वो समंदर में गिर जाएगा तो सुनामी आ जाएगी, अगर वो पहाड़ों में गिर जाएगा तो वहां पे लैंडस्लाइड हो जाएगा, अगर वो किसी फॉरेस्ट में गिर जाएगा तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, अगर वो किसी सेटलमेंट में गिर जाएगा तो वहां जनसंख्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसके नेगेटिव क्या क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता खत्म कर सकते हैं। ये लैंडस्लाइड ला सकते हैं, है ना, ये सुनामी ला सकते हैं, ठीक है, ये अर्थक्वेक ला सकते हैं। अर्थक्वेक्स यानी सॉरी, यहाँ पे लिख लीजिए ये क्या क्या ला सकते हैं? अर्थक्वेक, यानी ये भूकंप इनसे आ सकता है। और पॉपुलेशन लॉस हो सकता है, पॉपुलेशन लॉस यानी जनसंख्या खत्म हो सकती है इनसे। और इनसे एक पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव क्या है? यानी सकारात्मक भी है, कंस्ट्रक्टिव भी है। लेक फॉर्मेशन, इनसे लेक फॉर्मेशन भी होता है। लेक फॉर्मेशन यानी झील का निर्माण। जो पुष्कर झील है एस्टेरॉइड से बनी है। तो अब इसमें क्वेश्चन बनेगा, विच इज नॉट करेक्ट रिलेट टू एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान रखना है, एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह गैस और ठोस हो सकते हैं। ये आकाशीय पिंड है, मार्स और जुपिटर मंगल और बृहस्पति के बीच में है, एक बेल्ट के रूप में। और ये जो इनका जो मोशन है वो एक प्रकार का है। अगर ये दोनों कर रहे होते तो ये सैटेलाइट हो जाते या फिर प्लेनेट हो जाते, ठीक है। और क्योंकि प्लेनेट ही होते, ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और क्या क्या इनका यूज है? इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल की जानकारी के स्रोत हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के स्रोत हो सकते हैं।
डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, चाहे वो समंदर में गिर जाए, चाहे वो पहाड़ों पे गिर जाए, चाहे वो वन में गिर जाए, कहीं भी लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो सकता है बहुत बड़े लेवल पर, सुनामी आ सकती है और भूकंप आ सकता है, पॉपुलेशन लॉस, जान माल की हानि हो सकती है, और लेक फॉर्मेशन, ये पॉजिटिव है केवल। ठीक है, तो ये है। और सीधा एक क्वेश्चन आपको बनेगा कि ये पृथ्वी की ओर आते क्यों हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि पृथ्वी की ओर क्यों आते हैं, वैसे क्या है, ये जो है फ्री मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आते हैं, वैसे ही ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी की ओर आते हैं। ठीक है, दे कम टू द अर्थ, है ना, द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का ही रिजल्ट होता है जो पृथ्वी को खींचे चले आते हैं। ये वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि मार्स है, इनसे पहले मार्स के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएंगे, फिर ये घूमते 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 कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। जैसे एटमॉस्फेयर में आएंगे, अर्थ का इन्हें अट्रैक्शन मिलेगा, यानी अर्थ का जो ग्रेविटी है वो इनको अपनी ओर खींचेगी, वैसे ही पृथ्वी को आना शुरू कर देते हैं। ये जैसे सिंपल सा, कोई भी चीज यहां से नीचे आ रही है, उसका रीजन एक ही है, ग्रेविटी, है ना। तो ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी बताओ, सचिन, प्रॉब्लम कोई यहां तक? नो सर। ठीक है, अभी और नेक्स्ट है इसमें, वो है मेटेओराइट्स। मीटियोराइट्स बेसिक है ये, मीटियोराइट्स या मीटियोर्स, है ना, मीटियोर्स। और दो क्लास में पूरा ये बेसिक हो जाएगा। ठीक है, मीटियोराइट, देखो मीटियोर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं उल्का पिंड। ठीक है, इसको कहते हैं उल्का पिंड और उसको कहते हैं उल्कास्म, है, इसको कहते हैं उल्कास्म। तो ध्यान रखना है इसका। तो ये ध्यान, ये क्या है, दैट इज सॉलिड सेलेशियल बॉडी, सेलेशियल बॉडी। ये क्या है, ये सॉलिड है, ये गैस के नहीं है, सॉलिड है, गैस के नहीं है। इनमें जो मोशंस है, तो मोशंस है, इनमें कोई भी मोशंस नहीं है, दे फ्री मूव, इनमें कोई भी मोशन नहीं है, ना तो ये रोटेशन करते हैं ना ये रेवोल्यूशन करते हैं, नो मोशन, किसी भी टाइप का इसमें गतियां नहीं होती, फ्री मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं किसी प्लेनेट के पास है, कहीं भी नहीं है। ठीक, अब केम टू द अर्थ, है ना, केम टू द अर्थ, ये पृथ्वी की ओर क्यों आते हैं, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी को क्यों आते हैं, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, है ना, ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये पृथ्वी की ओर चले आते हैं। सेम चीज होगी लॉस में और सेम चीज होगी प्रॉफिट में। इन ये भी सौर मंडल के स्रोत के, ये भी सोलर सिस्टम के इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं, ये भी एनर्जी के। देखो चीजें सिंपल है। अब ये मान लीजिए ये डस्टर है, ये अगर ये पत्थर का हो तो हमें तो आसमान से मिला है ना। अब मेटेओराइट्स है या उल्का पिंड, कैसे पता चलेगा? अगर इस रॉक में मार्स और जुपिटर की प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिए, अगर इसमें मार्स और जुपिटर की प्रॉपर्टी है, यानी गुण है मार्स और जुपिटर का, मंगल और बृहस्पति का, तब हम इसको बोल देते हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक, अगर इसमें मार्स और जुपिटर की प्रॉपर्टी नहीं है, तब हम इसको उल्का पिंड बोल देते हैं। सिंपल है,
ठीक, बाकी चीजें सेम है। अब भाई समंदर में गिरेगा तो ये भी सुनामी लेकर आएगा, पहाड़ों पे गिरेगा तो ये भी लैंडस्लाइड लेकर आएगा, अगर फॉरेस्ट में गिरेगा तो इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, अगर किसी पॉपुलेशन पे गिरेगा तो इससे लोग मरेंगे, भूकंप भी आएगा, सारी चीजें होंगी। और इससे भी लेक फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लेक फॉर्मेशन होता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इससे एक लेक बनी है, जानते हो कहां पर है वो? उल्कापिंड से लेक बनी है महाराष्ट्र में, लोनार लेक, ठीक है, लोनार लेक। तो लोनार झील है महाराष्ट्र में, वो इससे बनी है। तो बाकी चीजें सेम है। और एक बार क्वेश्चन ये बना था कि why meteors burn, ये क्या रीजन है कि उल्कापिंड जलने लगते हैं? लिख लीजिए, why meteorites या meteors burn, क्यों जलने लगते हैं, इसको समझिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है। अगर यहां से कोई मीटोराइट्स आता है यहां से अर्थ की ओर, ठीक है, क्यों आएगा ये बात आपको पता है, अर्थ की ओर ये क्यों आएगा? क्योंकि पृथ्वी का अट्रैक्शन की वजह से। दूसरी, कभी कभी क्या होता है, ये अर्थ की ओर आते आते अर्थ में सरफेस पे आ जाता है। अब ये ध्यान रखना, अगर ये सरफेस पे आ गया तो ये है मीटियोराइट्स, उसको बोलते हैं हम मीटियोराइट्स, यानी उल्कापिंड। ध्यान देना, उल्कापिंड, दो वर्ड हमने लिखे थे ना, मीटियोराइट्स और मीटियोर्स। अगर वो सरफेस से टकरा जाता है, come to the surface, that is known as meteorites. If that body burn in atmosphere, that is meteors. तो ये तो मैं सिर्फ इतना बताना, अभी बता रहा था आपको कि जो एटमॉस्फेयर पर, सरफेस पर आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं उल्कापिंड यानी मीटोराइट्स। जो सरफेस पर नहीं आते हैं और एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, जिनको हम बोले ना टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार, कि टूटते हुए तारे को देखकर कुछ भी मांगोगे तो मिल जाएगा, है ना, जो देखा आपने, रात में देखोगे जहां पर पोल्यूशन नहीं है तो एक किनारे से दूसरे किनारे में जाता हुआ दिखेगा आपको, तो वही होता है उल्कास्म, मीटियोर्स। वो रास्ते में ही जल जाते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि जलते क्यों हैं, तो जलने का रीजन है फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का घर्षण, यानी उल्का पिंड वायुमंडल के घर्षण के कारण जल जाते हैं। meteors burn due to the friction of atmosphere, friction of atmosphere, क्योंकि वायुमंडल में भी एक फ्रिक्शन होता है। कभी आपने अगर कभी फ्लाइट में अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा कि जैसे ही फ्लाइट लैंड करने वाला होता है इस तरह से, वैसे ही वो वहां से एक आवाज आती है अंदर से कि सारे लोग अपनी अपनी बेल्ट बांध लें, क्योंकि वहां पे एक झटका सा लगता है एंट्री पॉइंट पे, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसका भी एक फ्रिक्शन है। तो जैसे ही मतलब प्लेन लैंड करने वाला होता है, वो जैसे ही ऐसे से ऐसे होता है, वहां पे एक फ्रिक्शन लगता है ना, उसी को टर्बुलेंस बोलते हैं। तो वो एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से होता है, और उस एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन की वजह से ही जो मीटियोर्स आते हैं वो कभी कभी छोटे होते हैं तो जल जाते हैं, अगर बड़े होते हैं तो उनका कुछ पार्ट सरफेस पे आ जाता है। तो कभी भी ध्यान से देखना आप, कभी भी मीटोराइट्स हो या फिर एस्टोराइट्स हो, कभी आप न्यूज़पेपर में या कभी न्यूज में आता है तो गौर से देखना, वो ना तो व्हाइट कलर के होंगे ना रेड कलर के होंगे, हमेशा ब्लैक कलर के होंगे,
क्योंकि वो जलते हुए आते हैं, कुछ पार्ट ही सरफेस पे आता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ये है आपका मीटियोर्स और मीटोराइट्स। तो जल जाते हैं रास्ते में, जो हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा, तो उल्काश्म होता है। वो जो सरफेस पे आता है उल्कापिंड। पहली बात है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, शूटिंग स्टार इंग्लिश में गलत है। स्टार तो टूट ही नहीं सकता, स्टार टूटेगा तो समझ रहे हो, बहुत बड़ा है। मतलब पृथ्वी इतनी बड़ी है जैसे एक हाथी है और छोटा एक एक पप्पी है, उतना बड़ा है। हाथी का साइज कितना है, पप्पी से भी छोटा मान लो पृथ्वी है, और उतना बड़ा गिरेगा पृथ्वी पर कोई तारा तो क्या होगा? तो वो टूट, कभी तारा नहीं टूटता है, क्योंकि तारे का साइज, जो स्टार है उसका साइज ये है ना, और पृथ्वी का साइज ये है, ये ध्यान रखिए। तो अब सोचिए, इस पर तारा गिर सकता है क्या? नहीं। तो वो या तो एस्टेरॉइड्स होता है या फिर मेटोराइट्स होता है। तो ये था। और बाकी हम एक, जैसे अभी तक हम लोगों जो कल से डिस्कस किया है, वो पहला हमने किया था यूनिवर्स, है ना, यूनिवर्स। दूसरा हमने किया था गैलेक्सी, है ना, गैलेक्सी किया। तीसरा हमने किया था स्टार, और उसके बाद किया हमने प्लैनेट्स। उसके बाद हमने किया सैटेलाइट, है ना, सैटेलाइट, सैटेलाइट। उसके बाद हमने किया एस्टेरॉइड्स, है ना, एस्टेरॉइड्स। फिर किया हमने मीटियोराइट्स। अब यहां तक किसी में कोई डाउट हो तो बता सकते हो हमें, इतने टॉपिक्स में। नहीं होना चाहिए जहां तक है। ठीक है गुड्डू, कोई दिक्कत? अल्ताफ? नो सर, पहले में दिक्कत हुआ है सर। क्या? पहले जो उसी में एक और दिक्कत हुआ है सर। क्या समझ में नहीं आया था, बताओ। वो सर एथी में हुआ है सर, ये करंट अफेयर्स में हुआ है, जो नहीं, जो क्वेश्चन लिखे हुए थे सर वो नहीं लिख पाए हैं सर, वही। अच्छा चलिए, वो खैर बात, वहां की बात वहां करेंगे। देखिए, एक एक डायग्राम बनाइए जो पूरे सोलर सिस्टम को क्लियर कर देगा आपके। जैसे एक डायग्राम बनाइए इस तरह से, ये एक सूर्य है ना, ये है मार्स यानी मर्क्यूरी, बुध, ये है वीनस, ये है अर्थ, ये है मार्स, ये है जुपिटर, है ना, ये है जुपिटर, ये है सैटर्न, ये है यूरेनस, और ये है नेपच्यून। तो इस तरह के एक बार बना लीजिए आप, बहुत फास्ट कर देंगे। ये एक्चुअली ज्योग्राफी नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमी है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ फैक्ट जानना जरूरी है। तो पहली बात समझना है, द नेम ऑफ फर्स्ट प्लैनेट विद रेस्पेक्ट सन। सूर्य से पहला ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से पहला ग्रह है बुध, ठीक है, बुध ग्रह। ये प्रीलिम्स में स्टेट वगैरह में पूछ सकता है। सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? वरुण यानी नेपच्यून, सबसे अंतिम। ठीक है, तो पहला समझ गए कि फर्स्ट कौन सा है ना, पहला है कि फर्स्ट कौन सा है, और लास्ट कौन सा है, ये पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट चलिए हम थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा था फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी और नेपच्यून। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हॉटेस्ट प्लैनेट एंड कोल्डेस्ट प्लैनेट। सिंपल सा है, हॉटेस्ट प्लैनेट है यानी तो सबसे गर्म है, सबसे गर्म। तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, उसका नाम है वीनस यानी बुध। ये सबसे गर्म है, हॉट।
मोबाइल से कनेक्ट किए हुए तो उससे प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने क्या बोला, वीनस सबसे गर्म है वीनस। और वीनस क्यों गर्म है, उसका रीजन है वीनस पर CO2 सबसे ज्यादा है 95%। यहाँ पर जो CO2 है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो पूछेगा सबसे गर्म कौन सा है, वीनस। पहला वाला मर्क्यूरी नहीं है, यानी बुध नहीं है, शुक्र है, बुध शुक्र। और कोल्डेस्ट सबसे ठंडा कौन सा है, कोल्डेस्ट सबसे ठंडा है यूरेनस, है ना, यूरेनस है यानी अरुण। यूरेनस क्यों है, इस पे मीथेन गैस है। मेरी बात समझिए, पहला है वो सबसे गर्म नहीं है, सबसे लास्ट है वो सबसे ठंडा नहीं है, ये याद रखना है ना। पहला वाला सबसे गर्म नहीं है और लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला सबसे ठंडा नहीं है। कभी आपसे पूछेगा कि क्या रीजन है कि नेपच्यून ठंडा नहीं है, उसका रीजन है कि नेपच्यून पर मीथेन गैस ज्यादा है। कौन सी गैस, मीथेन। और मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। कहीं भी कोई भी डाउट हो पूछ लेना। अभी हमें यूपीएससी के प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं और कहीं भी डाउट हो कोई दिक्कत नहीं, क्लास 90 दिन की जगह पे 100 दिन चल जाएगा, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए कोई भी। Sir, it is to depth study. हाँ, यस, डेप्थ स्टडी, कंप्लीट स्टडी, डेप्थ में कंप्लीट स्टडी। प्रीलिम्स शुड बी क्वालिफाई 100%। टाइम कितना भी लग जाए, नो प्रॉब्लम। I see, sir, you are studying very very vastly. कोशिश तो है, यही करते हैं फास्ट हो जाए। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि मीथेन है इसलिए ये गर्म है, इस ठंडा है। उसके बाद देखो सॉलिड, ये वाले जो प्लेनेट हैं, ये वाले ये 4 प्लेनेट ठोस हैं, सॉलिड प्लेनेट है, और ये प्लेनेट गैसी के हैं। तो ये गैस के हैं और ये सॉलिड हैं। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछेगा कि कौन सा प्लैनेट गैस का नहीं है या कौन सा सॉलिड नहीं है। तो ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला था कि आपको दो तरह के प्लैनेट हैं, गैस के हैं, ठोस के हैं। तो ठोस के हैं 4 प्लैनेट, वो हमने बता दिए, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और गैस के भी 4 हैं। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ पॉइंट हैं जो एक बार अभी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि आफ्टर अर्थ विच प्लैनेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, यानी पृथ्वी के अलावा कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो साइंटिस्ट की रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है मार्स। ठीक है, तो मार्स। तो कुछ चीजें यहाँ पे और समझ लीजिए, ये तो हो गई। कुछ चीजें हैं, जैसे एक है मॉर्निंग स्टार, है ना, मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, वीनस को। ठीक है, हाँ, वीनस को कहते हैं, यानी शुक्र को। ये ध्यान रखना, यानी भोर का तारा और शाम का तारा वीनस शुक्र को कहते हैं, क्योंकि ये जैसे सूर्य ढलता है उसके बाद भी दिखाई देता है और सूर्य निकलने से पहले दिखाई देता है। तो जो वीनस है वो ये है। ठीक है, और वीनस को भी कहते हैं ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो लिख लीजिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, जुड़वा बहन, सिस्टर किसका है, वीनस यानी शुक्र। क्यों है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो शेप है, शेप मतलब SHAPE, शेप मतलब आकृति, आकृति पृथ्वी और शुक्र की सेम है, ध्यान रखना है।
कभी आपसे पूछेगा कि वीनस को पृथ्वी का ट्विन सिस्टर क्यों कहते हैं, क्या उन पर एटमॉस्फेयर सेम है, क्या उनका साइज सेम है, क्या उनका मटेरियल सेम है, क्या सेम है? तो उनका शेप सेम है, आकृति सेम है, आकार नहीं, साइज नहीं, शेप, आकृति। ठीक है। अब उसके बाद अर्थ तो जानते ही आप, अर्थ के बारे में मैंने कल ही दिखाया था कि अर्थ इज ओनली वन प्लेनेट दैट हैव लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन इन यूनिवर्स। अर्थ इज ओनली वन प्लेनेट, अर्थ इज ओनली वन प्लेनेट इन सोलर सिस्टम या इन यूनिवर्स that have life supporting conditional situation, केवल और केवल पृथ्वी ही है। उसके बाद है रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट किसको कहते हैं? मार्स को। मार्स। हाँ, मार्स को रेड प्लेनेट कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा क्यों कहते हैं? ठीक है, आयरन ऑक्साइड ज्यादा है। आयरन, यस, आयरन ऑक्साइड ज्यादा है, आयरन ऑक्साइड यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, आयरन और यहाँ पर ज्यादा है, आयरन और आयरन ऑक्साइड। यहाँ की जो चट्टाने हैं उनमें आयरन ज्यादा है, इसलिए वो लाल दिखता है। और मार्स ही ऐसा प्लेनेट है जो इम्पोर्टेंट है पृथ्वी के बाद साइंटिस्ट के लिए। ये क्वेश्चन इस बार शायद लास्ट ईयर यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि कौन सा वो प्लेनेट है जो पृथ्वी के बाद साइंटिस्ट का फोकस रहता है, अट्रैक्शन रहता है, तो दैट इज मार्स। और जुपिटर, आपको बता दें कि जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। लिख लीजिए इसमें जुपिटर के बारे में, ये सबसे बड़ा है, यानी जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा है, बृहस्पति है वो सबसे बड़ा है। एंड मैक्सिमम सैटेलाइट, सबसे अधिक ग्रह भी हैं इसके, सबसे अधिक ग्रह भी हैं। बाकी इंफॉर्मेशन बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगी, जैसे किसको लाल ग्रह नीला ग्रह कहते हैं, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। जब हम टेस्ट लेंगे ना तो वहां पे सारी चीजें बता देंगे। अच्छा, कभी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, उसका रीजन क्या है, बता सकते हैं क्यों कहते हैं नीला ग्रह पृथ्वी को? वाटर की वजह से। पानी की वजह से। उसमें वाटर ज्यादा है। हाँ, 71% एरिया कवर विद वाटर बॉडी, तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। लाल ग्रह कहते हैं इसको। तो जुपिटर सबसे बड़ा है और इसके सैटेलाइट भी बहुत ज्यादा है। तो हमें लगता है जितना क्वेश्चन हो सकते थे उतने हो गए। ठीक है, तो इसी के जो मार्स है यहीं पर वो है एस्टेरॉइड्स बेल्ट। ठीक है, एस्टेरॉइड्स बेल्ट है। तो सोलर सिस्टम के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है। फिल्म भी आई थी अक्षय कुमार की। जी सर, वो अक्षय कुमार की फिल्म भी आई थी मार्स, हाँ, उसमें दिखाया गया है। मार्स, हाँ वो दिखाया गया उसमें। तो अभी जो हमारा टॉपिक था, और यहाँ जो अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, और कल हम लोग कि अब टॉपिक फास्ट हो जाएंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हमने समझ ली कि प्लेनेट क्या है, सैटेलाइट क्या है, एस्टेरॉइड्स क्या है, मेटेओराइड्स का बहुत सारी चीजें हमने जान ली। अब सीधे सीधे हम लोग कल 3rd टॉपिक से शुरू करेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मोशंस ऑफ अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब एक दिन में कम से कम 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, 3 नहीं तो 2 तो करना ही है, तभी हो पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कल यही से शुरू करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हेडिंग डाल दीजिए अक्षांश और देशांक। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, बस आपको अपनी तरफ से ये करते रहना है, जितना हो सके प्रीलिम्स के क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि जब वो करेंगे तो डाउट निकलेंगे। प्रीलिम्स पास करने का एक ही मूल मंत्र है, वो है प्रैक्टिस और कनेक्टिविटी क्वेश्चन की, अंडरस्टैंडिंग। आप रट नहीं सकते, रट नहीं सकते, आप अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से ही आप वहां कर पाओगे।
अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, कैसे भी कोई भी घूम ले तब। मतलब आप पूरा पढ़ भी लो, अंडरस्टैंड भी कर लो, प्रैक्टिस भी कर लो, तब भी आप 60 तक जाने की उम्मीद कर सकते हैं। 100% वो भी नहीं। ये है, ठीक है। चलिए हम लोग कल मिलते हैं हिंदू क्लास में फिर। थैंक यू सर।